वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीडियो है हमारी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो आज डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं HVAC का, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। आप इसे अच्छे से पूरी वीडियो देखें, ताकि आपका सारा बेसिक क्लियर करा दूंगा। आज HVAC का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट, हीट को कैसे मेज़र करते हैं, तो आप फ़ौरन बताइएगा BTU होता है उसका यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। B फॉर ब्रिटिश, T फॉर थर्मल, U फॉर यूनिट। तो ये बताना है 1 BTU इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। तो 1 BTU क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर में। तो आपको ये बताना होगा। और दूसरा जो है हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल्स टू 1 LB इजिकल्स टू 0.45 kgs होता है, और 1 kg इक्वल्स टू 2.2 LBS होता है, जैसा वो पूछेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ हीट बताइए, तो टाइप्स ऑफ हीट कितनी होती हैं? टाइप्स ऑफ हीट, एक होती है सेंसेबल हीट और एक होती है लेटेंट हीट। तो सेंसेबल हीट अगर पूछता है आपसे कि सेंसेबल हीट बताओ, तो सेंसेबल हीट का मतलब होता है इट कैन बी सेंस्ड और मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हम जो इसे मेज़र करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर से मेज़र करते हैं, और ये सेंस वाली होती है, सेंस कर सकते हैं हम इससे सेंसेबल हीट को। दूसरा मैं बताऊं इसे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर। जैसे हम थर्मामीटर से जो है ह्यूमन बॉडी के को मेज़र करते हैं उसका टेम्परेचर, तो वो थर्मामीटर से करते हैं। ये एग्जाम्पल है सेंसिबल हीट का। तो जैसे हमारा पसीना निकल रहा है बॉडी में से, अगर आदमी सांस लेके बाहर निकाल रहा है अपना रेस्पायरेशन सिस्टम, तो कुछ हीट जो है वो निकालता है। एक आदमी में से भी हीट निकलती है। जो नंबर ऑफ, आपने देखा होगा लोग जो है बहुत ज़्यादा अगर एक रूम में भर दिए जाएं तो गर्मी लगने लगती है, तो वो सेंसिबल हीट की वजह से निकलने लगती है, क्योंकि लोग सांस ले रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है ज़्यादा लोग सांस लेने की वजह से वहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। आपने जैसा देखा होगा सर्दियों में भी गर्मी लगने लगती है। लेटेंट हीट की बात करें तो ये इट कैन बी सेंस्ड और मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ये मेज़र करते हैं थर्मामीटर से। इट इज़ अ हिडन हीट, ये एक तरह की हिडन हीट होती है। latent heat is observed or released by ever there is a change in phase। किसकी वजह से होती है? चेंज इन फेस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वाटर बिकम्स वेपर एंड वाइस वर्सा, वाटर जो है वेपर बन जाए, वेपर वाटर बन जाए। तो लेटेंट हीट का मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से बता देता हूँ। लेटेंट हीट जो होती है वो एक रूम में अगर मशीनें लगी हुई हैं बहुत सारी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हीट रिलीज करते हैं वो होती है लेटेंट हीट। और आदमी अगर सांस लेता है और वो हवा बाहर निकालता है, तो वो हो गई हमारी सेंसिबल हीट। तो ये भी है एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज टन एंड 1 टन। मतलब 1 टन कितना होता है, क्या होता है, ये बताइए। टन और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 1 पाउंड ऑफ वाटर इन 24 आवर्स। तो आपको बताना है कि ये जो है ये एक अमाउंट है एनर्जी का जिसमें ज़रूरत होती है फ्रीज करने को 1 पाउंड ऑफ वाटर को 24 आवर्स में। तो इसे कहते हैं हम 1 टन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक अमाउंट होता है एनर्जी को जो ज़रूरत होती है 1 टन जो है आपका जो आइस जो है मेल्ट हो जाए वो 24 आवर्स में। तो ये भी बता दिएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका इंटरव्यू जा नहीं सकता किसी भी हाल में। इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स HVAC
इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा। बात कर लें वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन, वॉल्यूम जो मेज़र किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ CFM से मेज़र किया जाता है। हमेशा आपसे अगर पूछे वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ मेजर्ड इन CFM से हम मेज़र करते हैं। CFM की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक फीट पर मिनट होती है। ठीक है गाइस, क्यूबिक फीट पर मिनट। CMH क्या होता है? CMH होता है क्यूबिक मीट पर आवर्स। तो क्यूबिक मीट पर आवर इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये क्यूबिक मीटर पर आवर पर सेकंड के लिए L/सेकंड कर दिएगा, लीटर पर सेकंड के लिए ये यूज़ कर लिएगा। तो ये इसका जो है ये वैल्यूज़ हैं, ये देख लिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये पूछता है तो थोड़ा आप बता दिएगा फुल फॉर्म्स। व्हाट इज़ एशरे? एशरे क्या होता है? तो एशरे की बात करते हैं। एशरे को हम कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की ये फुल फॉर्म है एशरे की। तो याद रखिएगा, ये पूछ लेता है अक्सर, तो आपको यही बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी जल्दी का आपको करा देता हूँ। व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर दैट यू मेंटेन इन एनी रूम? तो कैसे करेंगे? एक रूम अगर आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा रूम टेम्परेचर बताओ, कितना नॉर्मल रूम टेम्परेचर बताओ, अच्छा कितना होना चाहिए, तो आप बताएंगे 24 डिग्री सेल्सियस और 76 डिग्री फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। अगर पूछ ले के चलो नॉर्मल बताओ, तो आप यही बताएंगे दोनों। फ़ारेनहाइट में 76 बोलेंगे आप, और 24 डिग्री जो है सेल्सियस में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CFM के बारे में अगर क्या CFM, तो वो वेलोसिटी जो CFM की यूजुअली जो होती है वो 1500 होती है। एरिया इन स्क्वायर फिट, CFM कैसे निकालते हैं हम? एरिया इन स्क्वायर फिट, तो D/2, ये इस तरह ये फार्मूला पूरा दिया हुआ है, इसे देख लिए। तो ये CFM कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। अगर ये पूछे लिखवाए तो आप इसे बता दिएगा कि कैसे जो है CFM मेज़र किया जाता है। तो ये इसका फार्मूला। 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन में कितना क्या होता है? क्या हाउ 1 टन में कितना BTU होता है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1 टन इज टू 12,000 BTU पर आवर होता है। एक टन में 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं पर आवर। और अगर इसे किलोवाट में पूछे कि ऐसा 1 टन में कितने किलो वाट होते हैं, तो आप बताइए 3.516 किलो वाट होते हैं। तो भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 1 टन में अगर ये इलेक्ट्रिकल यूनिट में कन्वर्ट कराया इसने 1 टन को, तो आप ये बताएंगे किलो वाट में। और अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बताना होगा तो 12,000 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है? तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट U होता है, U से डोनेट किया जाता है। 1 BTU पर आवर स्क्वायर फिट जो है हमारा इंटू F, ये हमारा इतना होता है 5.6782 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के इक्वल होता है। थर्मल कंडक्टिविटी को डोनेट किया जाता है K से। 1 BTU पर आवर फीट, ये जो है हमारा 1.73 वाट पर मीटर केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CFM? CFM क्या होता है अब बताइए। CFM को फ़ौरन आपको बताना है सबसे पहले, क्यूबिक फीट पर मिनट होता है। इट इज़ द यूनिट ऑफ एयर फ्लो, और ये जो है एक यूनिट है एयर फ्लो का। तो आपको अगर पूछे व्हाट इज CFM, तो फ़ौरन बताना क्यूबिक फीट पर मिनट, इट इज़ द यूनिट ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो का ये यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज आस्पेक्ट रेशो? आस्पेक्ट रेशो क्या होता है? इट इज़ द रेशो बिटवीन द हीट एंड हाइट एंड लेंथ ऑफ द डक्ट। जनरली वी टेक 1:2, कैन वेरी विद स्पेस एंड साइज अप टू दिस। तो मैं आपको बता दूं, आस्पेक्ट रेशो एक डक्ट का जो होता है, आस्पेक्ट रेशो मैं आपको दिखा देता हूँ। आस्पेक्ट रेशो कितना होना चाहिए? तो आस्पेक्ट रेशो के अगर बारे में बात करें तो आस्पेक्ट रेशो एक डक्ट जो है हमारी, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड, डक्ट के बारे में ही है। तो आस्पेक्ट रेशो एक ऐसा होता है कि आपकी विड्थ जो होती है डक्ट की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट होती है।
और विड्थ जो है 4:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4:1 से अगर ज़्यादा होगी तो आपकी डक्ट में नॉकिंग का इशू आ जाएगा, ये सब इश्यूज आ जाएंगे। तो हम जो है डक्ट का जो डायमेंशन लेते हैं वो हाइट जो है 1 रेशो हो और विड्थ जो है वो 4 रेशो से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हाइट डक्ट की जो है वो 100 है तो विड्थ जो होनी चाहिए वो विड्थ ऑलवेज ग्रेटर देन द हाइट, तो विड्थ जो है 400 से अबव नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो 400 से अबव नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अब देखिए 900 इसकी हाइट है, इस डक्ट की 900 हाइट है, तो विड्थ कितनी है 1400, 9 दूनी 18, तो 1 पॉइंट समथिंग का रेशो है। समझे? 1 पॉइंट समथिंग का रेशो है। इसी तरह मेरा इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 1100 है 500, तो 2 पॉइंट समथिंग का जो है इसमें रेशो है। विड्थ ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट, बट ये नॉट एक्सीड 4 टाइम्स से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए इसकी हाइट के। अगर इससे ज़्यादा होगी तो यहाँ नॉकिंग का इशू हो जाएगा, क्योंकि विड्थ ज़्यादा हो गई तो ये हिलने लगेगी डक्ट। तो ये होता है आस्पेक्ट रेशो। 4:1 बोलना है फ़ौरन आपको, अगर कोई पूछे डक्ट का आस्पेक्ट रेशो। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए, 1:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉलर लेंथ? कॉलर लेंथ क्या है? तो इट इज़ द स्ट्रिप लेफ्ट एट द ज्वाइनिंग ऑफ डक्ट एंड मशीन। ये जो है एक स्ट्रिप है जो बची रह जाती है मशीन के ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग ऑफ डक्ट एंड मशीन को ज्वाइन करने में ये कॉलर का यूज़ करते हैं हम। जो मेरी इस ड्राइंग में देखिए, ये मैं कॉलर दिखा देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा कॉलर क्या होता है। ये जो पार्ट है, ये जो कॉलर यहाँ से स्टार्ट है, ये डक्ट मेरी इतनी है 1220 की डक्ट है। उसके बाद ये कॉलर स्टार्ट हो गया मेरा, यहाँ से ये कॉलर है, कॉलर से ही ज्वाइन होगा, या नट बोल्ट लगाए जाएंगे यहीं से तो ज्वाइन होगा, तो ये मेरा कॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर द सिलेक्टिंग डिवाइसेस लाइक AHU एंड चिलर? तो क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जब हम ये डिवाइसेस और यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या बातें हमारे ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं? फॉर AHU एंड FCU, फॉर द चिलर, वाटर सिस्टम, CFM, स्टैटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कितने CFM की ये मशीन है। अगर FCU लगा रहे हैं एक रूम में, उसका CFM सबसे पहले हमें देखना होगा। मशीन सेलेक्ट करते टाइम CFM देखेंगे, तो आपको बताया सर हम CFM देखेंगे सबसे पहले, फिर स्टैटिक प्रेशर देखेंगे। स्टैटिक प्रेशर जो मोटर सप्लाई कर रहा है एयर को, तो उसका अपना स्टैटिक प्रेशर होता है, वो देखेंगे। टन देखेंगे, टन कैपेसिटी कितने टन का है, 2 टन का, 3 टन का, तो बताइएगा इंटरव्यूअर को सर हम जो है स्टैटिक प्रेशर देखेंगे, टन देखेंगे, CFM देखेंगे, एयर टेम्परेचर देखेंगे, वाटर फ्लो, मतलब वाटर फ्लो GPM में मेज़र करते हैं वो देखेंगे। ये सब चीज़ें हम देखते हैं तभी कोई मशीन हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर AHU एंड डायरेक्ट सिस्टम, CFM स्टैटिक प्रेशर, टन एंड सेंसेबल। फॉर द चिलर के लिए AHU के लिए क्या क्या देखते हैं हम, तो आप बताइएगा सर। मैं पर्टिकुलर बता देता हूँ, हमारा AHU एंड FCU के लिए हम जो है वो CFM देखते हैं, स्टैटिक प्रेशर देखते हैं, टन देखते हैं और सेंसेबल देखते हैं। चिलर के लिए टन देखते हैं, आउटसाइड एयर टेम्परेचर देखते हैं, बाहर का कितना टेम्परेचर, उसी हिसाब से तो ये वो करेगा। एम्बियंट टेम्परेचर देखेंगे, GPM देखेंगे, कितने GPM का GPM गैलन पर मिनट का हमारा जो है वो चिलर है। तो ये सब है। आगे बढ़ता हूँ, 1 GPM में बताइएगा क्या 2.4 टन होते हैं। अगर पूछे हाउ मच टन इन 1 GPM, तो 2.4 टन ऑफ GPM, गैलन पर मिनट हीट कैपेसिटी दी हुई है ये। स्टैटिक प्रेशर टू बी कंसीडर टू मेक फैन सिलेक्शन, फैन सिलेक्शन में ही स्टैटिक प्रेशर को कंसीडर किया जाता है। व्हाट इज पंप्स एंड सप्लाई फिटिंग, पूछेगा पंप क्या होते हैं, क्योंकि देखिए चिलर की लाइन जब लगती है, आपने देखा होगा चिलर की लाइन में, तो पंप जो है प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप का यूज़ होता है। तो उसके बारे में भी, ये आपका आउटर नहीं है HVAC का, इसमें भी आपको पूछा जाएगा कि भाई पंप क्या होते हैं एंड चिलर में पंप का यूज़ होता है एंड सप्लाई फिटिंग्स क्या होता है। तो थर्मामीटर यूज़ होता है। थर्मामीटर जैसा देखा होगा आपने, टेम्परेचर गेज का यूज़ करते हैं।
शट ऑफ वॉल्व का मतलब बटरफ्लाई वॉल्व का, गेट वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व ये यूज़ करते हैं हम। प्रेशर गेज देखेंगे क्योंकि प्रेशर कितना है लाइन का, ऐसा तो नहीं है एक्सीड हो गया तो फट ना जाए। वाई स्टेनर किस लिए यूज़ करते हैं, वाई स्टेनर से जो है हमारा वाटर में जो अनवांटेड पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये छान कर आगे भेजता है। टेस्ट पॉइंट देखते हैं जहाँ पे हम टेस्ट कर सकें कोई भी, तो वो पॉइंट देते हैं। ड्रेन देते हैं, ड्रेन आउट करना होता है जब एयर भर जाती है लाइन में, तो ड्रेन इसलिए लगाया जाता है कि कभी मेंटेनेंस करना हो तो ड्रेन आउट कर कर हम मेंटेनेंस कर सकें। यूनियन फ्लेक्सिबल देते हैं, यूनियन देते हैं, खोल कर हम कनेक्शन सही से कर लें। एसेंट्रिक रिड्यूसर देते हैं, रिड्यूसर्स दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आप बताइएगा कि सर सप्लाई फिटिंग्स में ये चीज़ दे लगाई जाती है अक्सर, तो ये आप बताएंगे। व्हाट इज़ पंप्स एंड रिटर्न फिटिंग्स। पंप्स एंड रिटर्न फिटिंग क्या होती है, ये तो देखिए सप्लाई थी, जो यहाँ से जाएगा वो सारी फिटिंग ये है। और रिटर्न फिटिंग्स के बारे में बता दूं मैं, एसेंट्रिक रिड्यूसर दे देंगे, फ्लेक्सिबल कनेक्शन देंगे, क्योंकि पंप के जस्ट बाद जो है आपकी जो लाइन है वो वाइब्रेट ना हो, तो फ्लेक्सिबल कनेक्टर दिया हुआ है, इस वजह से फ्लेक्सिबल बिलो भी कहते हैं इसे। यूनियन टेस्ट पॉइंट देंगे जहाँ पर हम वाटर का प्रेशर और कुछ भी टेस्ट करना हो तो वहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं। चेक वॉल्व क्या होता है, चेक वॉल्व वो होता है कि जो नॉन रिटर्न वॉल्व को हम चेक वॉल्व कहते हैं, जो एक तरफ से वाटर सप्लाई कर दे लेकिन रिटर्न ना आए पंप के बाद। अगर पंप जैसे लाइट चली गई तो यहाँ से वाटर रिटर्न आ जाएगा, तो चेक वॉल्व का यूज़ करते हैं। स्टेनर का करेंगे लाइन को क्लीन करने के लिए, वाई स्टेनर का यूज़ करते हैं। गेट वॉल्व का करते हैं, लाइन क्लोज करने के लिए करते हैं। चेक वॉल्व का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर गेज का यूज़ किया जाता है हमारा किसमें, रिटर्न फिटिंग्स में। व्हाट इज CFM एंड डिस्ट्रीब्यूशन द गिविंग फ्लोर प्लान। तो यूज़ डक्टुलेटर का यूज़ करते हैं। CFM किस कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द गिविंग फ्लोर प्लान। CFM डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डक्टुलेटर से यूज़ करते हैं हम, उस डक्टुलेटर का यूज़ करते हैं, उसकी मेज़र करते हैं हम। कैलकुलेशन लोड्स विद रिस्पेक्ट एनी प्लान बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। किस सॉफ्टवेयर से हम हीट लोड निकालते हैं, ये पूछेगा। ऐसा है, ये बताइए आप किस सॉफ्टवेयर से हम हीट लोड निकाला जाता है, तो आप बताइए हैप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और E20 शीट से भी, एक्सेल की E20 शीट से भी हम हीट लोड कैलकुलेशन निकालते हैं। टाइप ऑफ डैम्पर कितने तरह के लगाए जाते हैं, डक्ट के अंदर हम जो है डैम्पर्स का यूज़ करते हैं। तो मेरी वीडियो में डैम्पर्स के बारे में भी दिया है, सारी वीडियो में जाएं और देखें, सब इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो डैम्पर्स कितने तरह के होते हैं, एक तो फायर डैम्पर होता है। फायर डैम्पर क्या होता है, फायर जब कभी आग लग जाती है तो वो क्लोज हो जाता है डक्ट के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट रूम में जो है वो आग ना लगे, इस वजह से डैज लगाते हैं। बटरफ्लाई डैम्पर भी बोलते हैं इसे। नॉन रिटर्न डैम्पर लगाया जाता है, मोटराइज डैम्पर लगाया जाता है, फायर डैम्पर लगाया जाता है, स्मोक डैम्पर लगाया जाता है, ग्रेविटी डैम्पर, ये सारे डैम्पर्स होते हैं, टाइप ऑफ डैम्पर्स। टाइप ऑफ मोटराइज्ड डैम्पर, मोटराइज्ड वॉल्व भी कहते हैं, मोटराइज्ड वॉल्यूम डैम्पर, मोटराइज्ड फायर एंड स्मोक डैम्पर, ये जो होते हैं मोटराइज्ड डैम्पर हो गए। टाइप ऑफ ग्रिल एंड डिफ्यूज़र कितने तरह के होते हैं, 2 वे ग्रिल होती है, 3 वे ग्रिल होती है, 4 वे ग्रिल होती है, 1 वे भी होती है। 1 वे, 2 वे, 3 वे ये ग्रिल्स होती हैं ये। एंड जेट डिफ्यूज़र भी यूज़ करते हैं विद फैन के साथ, जो बड़े बड़े दूर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जेट डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं हम उस जगह, मेट्रो स्टेशंस। व्हाट इज़ VFD। अब VFD क्या होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर बाय द कंट्रोलिंग द फ्रिक्वेंसी अप्लाइड टू इट। अब जैसे हमारे पंप चल रहे हैं तो VFD का हम उस जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी हमारा फ्लो जो है, हमारे 5 मंजिला बिल्डिंग है, अगर संडे का दिन है, सबकी छुट्टी है, तो एक मंजिल पर हमें जो है कूलिंग चाहिए, तो जो है VFD से हम जो है मोटर की स्पीड कम कर देंगे। वेरिएबल स्पीड रहता है इसमें, तो मोटर की स्पीड कम करके फ्रिक्वेंसी को स्पीड को कंट्रोल करके कम कर देंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए इस टाइम।
तो उसके कम करने से हमारी इफ़िशेंसी बचेगी। तो हम ये वेरिएबल स्पीड पर फ्रिक्वेंसी ड्राइव इट इज़ यूज टू स्पीड को कंट्रोल करता है मोटर की VFD। ये आप बताइएगा। इट इज़ यूज विद चिलर के साथ भी इसका यूज़ करते हैं और AHU ETC के टू कंट्रोल द RPM ऑफ पंप्स। पंप का RPM कम ज़्यादा करते हैं, RPM, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। व्हाट डू यू कंट्रोल और बैलेंस द चिलर वाटर। चिलर वो ये पूछेगा, ऐसा आया है, आप ये बताइए कि कंट्रोल कैसे करेंगे और बैलेंस कैसे करेंगे चिलर वाटर का जो है कंट्रोल और बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो डबल रेगुलेटिंग वॉल्व इन द मेन लाइन रिटर्न। तो डबल रेगुलेटिंग वॉल्व्स का हम यूज़ करते हैं यूजुअली कंट्रोल टू रिटर्न यूजिंग VRV एंड VCD। तो ये बताइएगा, हाउ डू यू कंट्रोल द नॉइस एंड वाइब्रेशन इन द डक्ट। डक्ट के अंदर जो है वाइब्रेशन, आवाज़ आती है डक्टों में अगर हम स्मॉल गेज यूज़ कर लेते हैं, और नॉइस भी आती है, वाइब्रेशन भी झंझनाती भी है, तो क्या यूज़ करते हैं, लाइनिंग यूज़ करते हैं, NC 35 लाइनिंग एंड रेनफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक्वास्टिक का भी यूज़ करते हैं, लाइनिंग माने नाइट्राइल रबर, इस तरह का ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर एट आउटलेट ऑफ चिलर एंड इनलेट ऑफ एच, ये हमारा दिया हुआ है। तो आउटलेट चिलर का ये है, इनलेट ये है, AHU का जो है इतना होता है 10 से जो है इतने डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। अब पंप के बारे में पूछ रहे हैं, बता कहेगा व्हाट आर द प्राइमरी पंप्स एंड सेकेंडरी पंप। और प्राइमरी पंप क्या होता है अगर आपसे ये पूछे, द पंप्स फ्रॉम द चिलर टू द बिल्डिंग इज प्राइमरी। क्या समझ में आया आपको, द पंप्स जो पंप हैं चिलर से अगर बिल्डिंग में अंदर पानी लेके जा रहे हैं तो वो प्राइमरी पंप होगा, समझे। AHU लगे हुए हैं बिल्डिंग के अंदर और पानी जो है चिलर से लेकर जा रहे हैं बिल्डिंग में, तो वो पंप्स जो कहलाए जाएंगे वो प्राइमरी पंप्स कहलाए जाएंगे। और बिल्डिंग या AHU में जब पानी पहुंच गया वहाँ से वाटर ट्रांसफ़र करेंगे चिलर के को, तो वो सेकेंडरी पंप होते हैं। सेकेंडरी पंप बिल्डिंग का पानी ला के चिलर में अंदर वापस लाते हैं, तो वो सेकेंडरी पंप हुए। तो समझ में आ गया हुआ। AHU एंड FCU वॉल्व कनेक्शन डिटेल बताइए, चेक बाय AHU इंस्टॉलेशन डिटेल वीडियो। अब मेरी वीडियो में आप देख लीजिएगा ये AHU FCU की। व्हाट इज़ द CFM वैल्यू। तो CFM इज इक्वल टू 0.417 लीटर पर सेकेंड ये होता है। व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज इन स्प्लिट यूनिट। स्प्लिट यूनिट में हम कौन कौन से रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं, तो R22, R12 एंड R34 डिपेंड्स करता है ये किस कौन सी कंपनी, अलग अलग कंपनीज जो हैं अलग अलग का यूज़ करती हैं। व्हाट आर द डक्ट heaters and why do we use them if we already have the heating option in AHU, just to provide heating in some specific areas। तो हम डक्ट हीटर्स का वहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि डक्ट हीटर्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो डक्ट हीटिंग का हम वहाँ पर यूज जहाँ पर स्पेसिफिक एरिया में अगर हमें हीटिंग चाहिए होती है तो उन स्पेसिफिक एरियाज़ में डक्ट हीटर लगाकर वहाँ हीटिंग दे देते हैं, क्योंकि अलग से तो कुछ लगाएंगे नहीं। अब वहाँ से एयर फ्लो आ रहा है डक्ट का, अब मुझे एक कमरे में हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उस जगह पर डक्ट हीटर का यूज़ करूँगा। व्हाट आर द VAV एंड इट्स वर्किंग। तो VAV क्या होता है, प्रेशर डिपेंडेंट एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड टेम्परेचर। ये जो VAV बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो ये जो होता है ये क्या करता है, अगर ये डक्ट के फ्लो को भी कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को भी। अगर दो रूम है, अगर एक रूम में जो है अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा तो ये स्लो कर देता है फ्लो को, और टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। प्रेशर डिपेंडेंट कैसे होता है, मैं बता दूं आपको। द टेम्परेचर ऑफ एयर सप्लाइड बाय द टर्मिनल यूनिट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिक प्रेशर इन द प्राइमरी एयर डक्ट। और प्रेशर इंडिपेंडेंट टर्मिनल यूनिट क्या होता है, हैव फ्लो सेंसिंग डिवाइस दैट लिमिट टू फ्लो रेट थ्रू द बॉक्स।
बॉक्स के प्रेशर डिपेंड करता है, बॉक्स इसका जो है कंट्रोल करता है। दे कैन कंट्रोल द मैक्सिमम एंड मिनिमम CFM दैट कैन बी सप्लाइड एंड आर देयरफॉर डिपेंडिंग ऑफ द सप्लाई इन द प्राइमरी एयर डक्ट। तो ये है VAV बेसिकली जो है एयर और टेम्परेचर, एयर फ्लो और टेम्परेचर को जो है अपना कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। What is three-way valve and two-way valve? Where we will use them and why? तो two-way valve it will regulate the flow of per demand and it is fitted in the return line में यूज़ करते हैं इसके, ठीक है। और डिमांड के हिसाब से करा जाता है। थ्री वे जो है तीन तरफ जो है इस वॉल्व का जो है मुंह खुला हुआ रहता है, और टू वे का दो तरफ। तो थ्री वे वॉल्व्स AHU इज क्लोज एंड इट रन ऑन द मिनिमम लोड, देन इट विल बी बाईपास, ताकि जो है टू वे वॉल्व जो है रेगुलेट करता है वाटर फ्लो पर डिमांड के हिसाब से, फिटिंग इन द रिटर्न लाइन में यूज़ करा जाता है ये। और थ्री वे जो है AHU जब क्लोज हो जाता है तो ये रनिंग पर मिनट लोड जो है जब कम हो जाता है, AHU बंद है, तो ये उस ठंडे वाटर को जो है बाईपास कर देता है, कनेक्टेड होता है BMS से। जब रूम बंद है तो बाईपास करके आगे बढ़ा देगा, तो कॉइल में वाटर नहीं जाएगा उस कंडीशन में। जब चीज़ बंद है तो कॉइल में अगर रन कराओगे तो जो है टेम्परेचर डाउन होगा ना, इफ़िशेंसी सिस्टम की कम हो जाएगी। व्हाट आर द डक्ट गेज नॉर्मली वी यूज़ इन बिल्डिंग फॉर कूलिंग एंड फॉर एग्जॉस्ट डक्ट्स। तो नॉर्मली जो गेजेस यूज़ होते हैं सप्लाई में जो है 22 गेज यूज़ होता है, और एग्जॉस्ट के लिए हम जो है 18 गेज का यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो आप बताइएगा, सप्लाई में जो है 22 गेज का यूज़ करते हैं एंड एग्जॉस्ट के लिए जो है 18 गेज का हम यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ डक्ट जॉइंट, तो स्लिप जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट ETC हम यूज़ करते हैं डक्ट को जोड़ने के लिए। स्टैंडर्ड बुक फॉर HVAC के लिए स्टैंडर्ड बुक क्या, फॉलो इन डक्ट डिज़ाइनिंग आर द एशरे एंड स्मैकना का यूज़ करते हैं हम HVAC के लिए। व्हाट इज स्मोक एंड लाइट टेस्ट, जो दो टेस्ट होते हैं डक्ट के मेनली, स्मोक टेस्ट होता है और लाइट टेस्ट होता है। चेक द HVAC स्मोक टेस्ट जो है डक्ट को बंद करके स्मोक डाल के जो है देखते हैं, जहाँ से धुआं निकलने लगता है डक्ट में तो उसमें होल होता है, तो उसे हम चेक करते हैं जब कहीं इंस्टॉल करी जाती है, तो ये टेस्ट किया जाता है। और रात में जो है उसमें लाइट लगाकर पूरी डक्ट को ढक दिया जाता है, तो अगर वहाँ से किरणें निकलती हैं तो हम ये टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब हमारी डक्ट में होल है, अच्छे से नहीं बनाई है कंट्रैक्टर ने। तो ये दो टेस्ट होते हैं। तो आप बता देंगे जब कोच पूछेगा कोई डक्ट के टेस्ट के नाम बताओ। व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथड यूज फॉर डक्ट साइजिंग, तो डक्ट साइजिंग बनाने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं हम। तो इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड, वेलोसिटी मेथड, स्टैटिक रीगेन मेथड, तीन मेथड से हम डक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इक्वल फ्रैक्शन मेथड वो होता है कि रेजिडेंशियल के लिए जो वेलोसिटी वो 100 लेते हैं अप टू 4000 CFM के लिए, और रेजिडेंशियल के लिए हम अगर मेन डक्ट में 1000 CFM और जो है ब्रांच में जो है 600 CFM। हाउ डू यू मेज़र एंड कंट्रोल द नॉइज़ लेवल इन AC सिस्टम, AC सिस्टम में हम नॉइज़ लेवल कैसे जो है मेज़र करते हैं। तो नॉइज़ लेवल कैन बी मेजर्ड बाय DB मीटर होता है हमारा, उससे हम मेज़र करते हैं। तो आप बताएंगे DB मीटर से हम नॉइस को मेज़र करते हैं। इट कैन बी कंट्रोल बाय द प्रोवाइडिंग एक्वेस्टिक टू बी यूनिट पैनल इफ़ द साउंड क्रॉसेज द सेट नॉइस क्राइटेरिया वी हैव टू गो टू द साउंड अटेंटुएटर, तो इसका यूज़ कर दें अगर एक्सीड हो रहा है तो। व्हाट आर द रिकमेंडेड प्रेशर ड्रॉप इन द चिलर वाटर पाइपलाइन, कितना रिकमेंड करता है प्रेशर ड्रॉप चिलर वाटर लाइन में, तो 210 पास्कल्स पर मीटर, 0.84 इंच जो है हमारा रिकमेंड किया जाता है प्रेशर ड्रॉप। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछे चिलर ड्रॉप कितना रिकमेंड होता है
वेयर डू यू यूज़ फायर डैम्पर, स्प्लिट डैम्पर एंड नॉन रिटर्न डैम्पर। तो फायर डैम्पर जो होता है FD आर यूज टू स्टॉप द फायर वेयर द डक्ट पासिस थ्रू द फायर वॉल एंड स्प्लिट डैम्पर। तो फायर डैम्पर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर डक्ट जो है यूज टू स्टॉप द फायर को रोकने के लिए फायर डैम्पर का यूज़ करते हैं कि एक कमरे से में अगर आग लग गई तो दूसरे कमरे में डक्ट जा रही है तो वो जो है फायर डैम्पर क्लोज हो जाए ताकि एक कमरे में आग लगी दूसरे में ना फैले। स्प्लिट डैम्पर का क्या यूज़ होता है, स्प्लिट डैम्पर टू मेन डक्ट फॉर अ प्रोपोर्शनल एयर बैलेंस। और नॉन रिटर्न डैम्पर क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ एयर इन द डक्ट। अब एक रूम में फ्लो कर रहे हैं हम, एयर का फ्लो कर रहे हैं, एकदम बंद हुआ तो ये रिटर्न ना आ जाए तो जो है NRD यूज़ होता है। एग्जॉस्ट देखा होगा आपने कि एग्जॉस्ट में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है वेंटिलेशन में। एकदम लाइट वाइट गई तो ये रिटर्न एयर ना आने लगे तो वो क्लोज हो जाती है, नीचे को गिर जाते हैं उसके कैनोपीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फैन यूज टू एक्सट्रैक्ट द एयर। तो एक्सियल टाइप प्रोपेलर फैन यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड कर्व फैन यूज़ करते हैं, ट्विन फैन यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल फैन का यूज़ करते हैं। तो इसने ये पूछा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फैन के नाम बताओ जो एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर को। तो हमारा एक्सियल टाइप प्रोपेलर फैन, फॉरवर्ड कर्व, ट्विन फैन, डायरेक्ट ड्राइवन सेंट्रीफ्यूगल फैन, ये तरह के हमारे फैनों को हम यूज़ करते हैं एग्जॉस्ट करने के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट डक्ट शेप नॉर्मली यूज्ड। पूछेगा आप किस किस प्रकार के जो डक्ट का हम आप यूज़ करते हैं, तो रेगुलेटर रेक्टेंगुलर डक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, फिर सर्कुलर डक्ट यूज़ होगी, फिर स्पायरल होती है, ओवल होती है। तो सबसे ज़्यादा नहीं बताना, ये तरह की डक्ट जो है डिज़ाइन डक्ट का शेप हम यूज़ करते हैं बेसिकली। हाउ डू यू कंट्रोल वाइब्रेशन एंड एयर एंड AHU और चिलर का वाइब्रेशन कंट्रोल हम किस तरह से करोगे आप। तो स्प्रिंग वाइब्रेशन इंसुलेटर का यूज़ करेंगे, रबर पैड का यूज़ करेंगे। रबर पैड क्या होता है, चिलर के नीचे जो है जैसे पाए हों मेज़ के, उसके नीचे कुछ रबर लगा दो तो अगर कोई मशीन चलती है मोटर तो वो जो है वाइब्रेशन ज़मीन में और उसमें झंझनाहट ना हो तो उसके लिए पैड आते हैं रबर के, वो लगा देते हैं। काइनेटिक चैन का यूज़ करते हैं, फ्लैक्सिबल ब्लो का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो AHU और चिलर का वाइब्रेशन को रिड्यूस करती हैं और कंट्रोल करती हैं। What आर द डिफरेंट बिटवीन VAV एंड CAV। अब VAV और CAV क्या होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम CAV होता है। मेंशन टाइप टिपिकल वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ चिलर कनेक्शन, चेक इंटरनेट फॉर HVAC। इसे हमारी वीडियो में आप देख लीजिएगा, दूसरी वाली वीडियो में। What do you consider while making the plant room layout? Explain briefly। अगर आपसे पूछेगा स्पेस साइट ओरिएंटेशन, क्या क्या करेंगे आप अगर एक आपको मेकिंग प्लांट बनाना है तो इसे बताओ कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो अगर कोई भी साइट पर आप डिज़ाइन करने जाते हैं तो आप पहले उसका स्पेस मेज़र करेंगे, साइट ओरिएंटेशन नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है, लोकेशन प्लांट की देखेंगे, AC यूनिट कौन सा लगाना है, क्या क्या करना है, नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने, क्या लोकेशन है, और मशीनें हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं अगर एक लेआउट करने के लिए। और भी एक्सप्लेन मेरा एक वीडियो है उसमें जाकर आप देखें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूअर्स यूज्ड। तो फ्रेश एयर ल्यूअर्स, सैंड ड्रॉप ल्यूअर्स, डोर ल्यूअर्स, एक्वास्टिक ल्यूअर्स, सप्लाई एयर एंड रिटर्न एयर ल्यूअर्स, बैक ड्राफ्ट ल्यूअर्स। ये ल्यूअर्स के टाइप हैं। क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलर। अब चिलर कितने तरह के होते हैं ये पूछ रहा है आपको। तो चिलर जो होता है वो एक एयर कूल्ड चिलर होता है, एक वाटर कूल्ड चिलर होता है विद कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रॉल चिलर भी होते हैं। कंप्रेसर से अगर डिफाइन करा जाए तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर होता है, स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रॉल चिलर का कंप्रेसर होते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर,
एंड चिल्ड वाटर पाइपिंग फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो टेस्ट प्रेशर 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग प्रेशर ये होता है। व्हाट आर द सिक्योरिटीज चेकिंग इन चिलर। तो स्विच होता है, ये जो है हमारा सिक्योरिटीज होती हैं। तो फ्लो स्विच जो है क्लोज हो जाता है, अगर वाटर लाइन में अगर वाटर नहीं फ्लो करे तो फ्लो स्विच उसे बंद कर देता है। सिक्योरिटीज़ होती हैं ये चिलर की, अगर कोई परेशानी आएगी तो ये जो है ये फ्लो स्विच ऑफ कर देगा चिलर को। चिलर एंड पंप इंटरलॉकिंग भी यूज़ होता है इस, ये जो है ये भी चिलर की सेफ्टी होता है। पंप इंटरलॉकिंग होता है। हाई प्रेशर कट आउट सेंसर का यूज़ करते हैं सिक्योरिटी में। ऑयल प्रेशर स्विच भी होता है, ऑयल अगर प्रेशर स्विच का भी ध्यान रखना होता है। हाई सक्शन सुपर हीट एंटी फ्रीज, ये जो है वो ये सेफ्टी है चिलर की, ये याद रखिएगा भूलिएगा मत, ये पूछ लिया जाएगा। एंटी फ्रीज हो गया, हाई शन सुपर हीट हो गया, ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, हाई प्रेशर कट आउट हो गया। HP भी कहते हैं, LP भी होता है, एक लो प्रेशर भी होता है। पंप इंटरलॉकिंग हो गया, फ्लो स्विच हो गया। तो ये हमारे जो होते हैं सेफ्टी होती है चिलर की। व्हाट आर द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द ह्यूमन कंफर्ट के लिए। अब देख लिए इसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, आपका रूम टेम्परेचर में क्या टेम्परेचर होना चाहिए एक नॉर्मल, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपको पता ही होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, जैसे घर में जो है या बरसातों में जो है पानी कितना होना चाहिए एयर में, तो 22 प्लस आप बताएंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है 22 डिग्री ±2 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया 24 से लेके आपका 20 डिग्री जो हो गया वो टेम्परेचर हो गया सेल्सियस में। और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइएगा अगर कोई पूछे। वाटर ड्रॉप्स जो एयर में कितनी कंटेन होनी चाहिए, 50%। जैसे गर्मियों में हॉट खुश्क हो जाते हैं, अगर एयर ड्राई रहती है और बरसात में चुपचुपा, तो वो हो जाएगी। एट वॉट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर सेम। -40 डिग्री में जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम होता है। ये चीज़ क्वेश्चन पूछ ले आपको कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कब सेम होता है, तो -40 डिग्री। विच गैस इज़ यूज टू पर्ज द रेफ्रिजरेंट लाइन ड्यूरिंग द ब्रेजिंग। क्या डालते हैं आप, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम पाइपलाइन में को वेल्डिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को अंदर डालते हैं। उसमें नाइट्रोजन गैस डालकर ही वेल्डिंग की जाती है, क्योंकि वो नहीं तो हमारा मशीन ख़राब हो जाएगी अगर हम नाइट्रोजन नहीं डालेंगे। क्योंकि लाइन में नाइट्रोजन डालने से जो है अंदर जो है कार्बन नहीं जमता है। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो उस पर ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है, नाइट्रोजन डालने से वो नहीं आती है। 1 TR = 365 टू 400 CFM होती है। 1 टन में कितना CFM होती है, 400 CFM होती है। 365 से 400 CFM होती है। 3.516 किलोवाट होता है इलेक्ट्रिकल यूनिट। हाउ मच डिज़ाइन वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन द मेन डक्ट ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। वेलोसिटी कितनी डिज़ाइन करी जाती है डक्ट डिज़ाइन करने के लिए ऑफिस के लिए, जो वेलोसिटी जो होती है 900 से 1100 AEM होती है, 1000 मान लिएगा रेजिडेंशियल के लिए। तो ये डिज़ाइन वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन द मेन डक्ट में 1000 बताया था मैंने, और ब्रांच में जब जाएगी तो वेलोसिटी इक्वेशन मेथड में जो है आपकी जो ब्रांच में 600 जाएगी, तो ये याद रखिएगा। और थंब रूल क्या होता है, 0.08 होता है। हाउ वी इंस्टॉल इंटरनल इंसुलेशन इन डक्ट। इंटरनल इंसुलेशन दो तरह के होते हैं, एक तो डक्ट के बाहर इंसुलेशन होता है, एक डक्ट के अंदर होता है। व्हाट आर द इंसुलेशन थिकनेस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डक्ट। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आउटसाइड का डक्ट की थिकनेस का इंसुलेशन बताओ, अंदर का बताओ। तो 25 mm इनसाइड पे जो है इंसुलेशन किया जाता है, और 50 mm आउटसाइड डक्ट पर यूज़ करते हैं। अनकंडीशनल स्पेस, अनकंडीशनल का मतलब क्या हो गया जी, जैसे अब छत पे डक्ट चल रही है,
तो वहाँ पर एरिया जो है कंडीशन नहीं है। अगर रूम जहाँ पे कूलिंग है ऑलरेडी, जैसे एक रूम में से पास हो रही है, तो वहाँ पे पहले से ही ठंडा होगा, बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चीज़ है। 55 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एक क्वेश्चन है, ये आप चेक नेट से देख लीजिएगा। इज दिस नॉर्मल कैपेसिटी इक्वल इन एवरी कंट्री? यस, नॉर्मल कैपेसिटी जो है हर एक कंट्री में एक इक्वल होती है, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला क्वेश्चन, ये आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा जिसके लिए चेक कर रहे हो। हाउ टू फाइंड वेट ऑफ डक्ट? डक्ट का वेट कैसे फाइंड करेंगे? तो वेट इन डक्ट kg इज इक्वल टू 8.031 इंटू थिकनेस इंटू पैरामीटर। तो हमारा वेट निकालने के लिए क्या होता है, आप 8.0318 को मल्टीप्लाई कर दें। थिकनेस डक्ट की कितनी है, 0.8 है, 1 है, 20 गेज में 1 होती है, 0.8 हो गया हमारा। 26 गेज में हमारी और ज़्यादा कम होती है। तो ये 26 गेज के लिए थिकनेस पुट कर दिएगा। जैसे वो 20 गेज की 1 होती है तो 1 पुट करा, इंटू पैरामीटर डक्ट का निकाला, एल इंटू बी इंटू पैरामीटर कैसे निकालें, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कर तो केजी निकल आएगा डक्ट का वेट कितना हो। वेयर द पैरामीटर ऑफ डक्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू विड्थ इंटू डी। तो ये स्क्वायर इंटू 100, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो पैरामीटर का वो भी यूज़ कर लिया, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। What are different materials used in underground chilled water supply? अगर चिल्ड वाटर सप्लाई हमें अंडरग्राउंड चलानी है, बाहर नहीं फ्लोर पे चलानी है, तो हम कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे? प्री इंसुलेटेड ब्लैक स्टील पाइप जो होगा हमारा 40 होगा नंबर उसका, विच रबर क्लैडिंग के साथ, जिस पाइप पर जो है ऊपर से स्टील के पाइप पर जो है 40 जो होगा उस पर जो है एक लेयर चढ़ी होगी रबर की, वो यूज़ करेंगे। रबर क्लैडिंग बता दिया 40। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी? वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो वेलोसिटी होता है फीट पर मिनट। वी नीड टू नो जीपीएम एंड फ्रैक्शन। हमें पता होना चाहिए, जीपीएम पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, देन द coincide them in the graph and you will velocity and the chiller water we need to know number of cycles per year in। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी जो FPM में रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये देख लीजिएगा, एशरे में दिया हुआ है ये सब। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। तो व्हाट इज़ द FCU? FCU पूछे व्हाट इज़ FCU, तो आप बताइए। फैन कॉइल यूनिट, FCU मीन्स फैन कॉइल यूनिट इज सिंपली डिवाइस कंसीडर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ हीट एक्सचेंज ऑफ अ कॉइल एंड फैन। जो हीट कूलिंग और हीटिंग करता है वो कॉइल के जरिए करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ HVAC सिस्टम फाउंड इन द रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। छोटे एरियाज़ में हम जो है FCU का यूज़ करते हैं। ये एक HVAC सिस्टम होता है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इसका यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल ये बताइएगा। AHU एक लार्ज एरिया में लगाते हैं जो FCU से बड़ा होता है। FCU जो होता है 1 टन से जो 0.5 से लेके ये जो है 4 टन तक आता है। और ये AHU जो है बड़े एरिया में एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। ये सर्कुलेटिंग एयर पार्ट ऑफ हीटिंग एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। ये बेसिकली फंक्शन जो होता है इसका, AHU इज टेकन इन द आउटसाइड एयर। ये जो है आउटसाइड एयर को भी लेकर आता है और इनसाइड एयर का भी यूज़ करता है, कंडीशन करता है, सप्लाई एयर फ्रेश एयर टू द बिल्डिंग में बड़े यूनिट्स में जो स्पेस में AHU का यूज़ करते हैं। ये एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, ये फ्रेश एयर भी ऐड करता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम? AHU का अगर वीडियो देखनी है FCU की तो हमारे लिंक पर जाएँ और देखें हमारे चैनल पर। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चॉइस विच इज द कंसीडर्ड सिस्टम टू यूज द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाउ लार्ज द एरिया इट इज़ टू बी कूल्ड। आपको कितना बड़ा एरिया कूल्ड करना है उस वो डिपेंड करता है द टोटल हीट जनरेटेड इनसाइड द इनक्लोज्ड एरिया, और आपके रूम में या कमरे में कितनी हीट जनरेट हो रही है। ये सब बातों को दिमाग में रखते हुए हम आगे से करते हैं। विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है? विंडो एयर कंडीशनर यूज़ होता है, स्प्लिट होता है
ये एक ही यूनिट में सब लगे हुए होते हैं। ये स्प्लिट कंडीशनर होता है, पैकेजिंग एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंडी, ये चिलर हो गया, ये पैकेजिंग एसी हो गया, ये स्प्लिट हो गया, ये विंडो एसी हो गया। व्हाट डज अ एच वी ए सी इंजीनियर डू? अब एच वी ए सी इंजीनियर क्या करता है? एन एच वी ए सी इंजीनियर जॉब ड्यूटीज़ कैन बी इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो एक इंजीनियर क्या करता है? जॉब जो करता है, डिज़ाइन बनाता है, इंस्टॉलेशन करवाता है इक्विपमेंट की, यहाँ डिज़ाइन देखकर मेंटेनेंस कराता है इन सब सिस्टम्स की। व्हाट इज़ एच वी ए सी सिस्टम? क्या होता है एच वी ए सिस्टम? दे यूजुअली ट्राई टू अवॉइड द, ये जो कॉमनली यूज़ होता है वो हीटिंग एंड कूलिंग के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। एच वी ए सी क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके जो बेसिकली जो होते हैं, आप बस इतना बता दिए, व्हाट इज एच वी ए सी, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी टी यू इन द एयर कंडीशनर? बी टी यू क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, ये बताया था मैंने, अब ये दोबारा आ गया। व्हाट इज़ द वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम एंड डुअल डक्ट सिस्टम? तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। बस इतना ही, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफ ए एच यू? एफ ए एच यू का मीनिंग क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, इससे पहले और ये बता देता हूँ। व्हाट इज सेंट्रलाइज एयर सिस्टम? तो द मोस्ट कॉमन सेंट्रल कूलिंग सिस्टम इज अ स्प्लिट सिस्टम। ये एक तरह का स्प्लिट सिस्टम होता है। कभी आपसे कोई पूछ ले सेंट्रलाइज्ड एयर सिस्टम बताओ, तो आप बताइएगा मोस्ट कॉमन सेंट्रल कूलिंग सिस्टम इज अ, एक स्प्लिट सिस्टम होता है, विच इज इंक्लूड्स एन आउटडोर एंड कैबिनेट containing a condenser coil and compressor and indoor evaporator cooler coil usually installed in the congested with the, ये मैं बता देता हूँ आपको अपने ज़ुबान में। जहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, कंजेस्टेड एरिया होता है, ये स्प्लिट सिस्टम की तरह होता है। पूरा यूनिट एक जगह पर लगा दिया जाता है, उसका अंदर भी इसका यूनिट लगा दिया जाता है, इंडोर एंड आउटडोर रहता है। इसमें जो है कंप्रेसर रहता है, एवोपरेटर कॉइल रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। एयर हैंडलर रहता है। द कंप्रेसर पंप्स अ केमिकल कॉल्ड रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम। और जो कॉइल में जो ठंडा करने के लिए जो उसका यूज़ करा जाता है, वो रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। इसमें वाटर का यूज़ नहीं करा जाता जैसे चिलर में होता है। अब ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफ ए एच? फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। इट इज़ द एब्रिविएशन और यूज टू द फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। अब एक यूनिट होता है एफ ए एच यू, जो होता है बाहर की फ्रेश एयर को बिल्डिंग के अंदर लाने के लिए इस एफ ए एच यू का यूज़ करते हैं। तो आप बता दिएगा, ये बेसिकली जो है फ्रेश एयर लाई जाती है। देयर यूजुअली सेंट्रलाइज यूनिट एम्प्लॉयड इंक्लूडेड फ्रेश एयर क्वान्टिटी स्पेस। तो इतना बता दिएगा। व्हाट इज सी एफ एम इनफिल्ट्रेशन? तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? कहीं पर भी किसी एरिया में एयर का भरना। इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ आउटसाइड एयर इनटू अ बिल्डिंग के अंदर एक एयर का लाना। टिपिकल इन द क्यूबिक फीट पर मिनट से इसे मेज़र करता है। लीटर पर सेकंड से भी इसे करते हैं, लीटर पर सेकंड से भी ये यूनिट होता है। एयर एक्सचेंज रेट होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंटीरियर वॉल्यूम एयर चेंज that occur per hour, has unit of 1/h। तो जो एयर को एक्सचेंज करना है हमें वहाँ पर, जैसे एक टॉयलेट है तो सेम एयर को बाहर भी फेंका जाता है, वो गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ एयर जो है
क्योंकि गंदी हवा बार बार वहाँ पर आ रही है तो उसे एक्सचेंज करा जाता है। व्हाट इज़ द लोकल कंफर्ट कूलिंग सिस्टम? लोकल कंफर्ट कूलिंग सिस्टम क्या होता है अगर पूछा जाए तो दे मे बी इंटीग्रेटेड विद द हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड द सिंगल सिस्टम। एक सिंगल सिस्टम ये सारे काम करता है, उसे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल एयर हैंडलिंग यूनिट सारे काम कर सकता है कनेक्टेड टू द डक्ट एंड दे आर मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस इस सेपरेट सिस्टम द एग्जाम्पल ऑफ मशीन वेंटिलेशन बट द रेडिएटर फॉर द हीटिंग एंड लोकल कंफर्ट कूलिंग यूनिट कहते हैं इसे। समझ गए? AHU को क्या कहते हैं? कंफर्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड एयर सिस्टम? अब पूछेगा व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो अभी बताया था वही बता दिएगा। व्हाट इज द तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क। वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे वर्क करती है? तो वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है रेफ्रिजरेंट साइकिल इज कंप्राइज्ड फॉर द 4 स्टेप। 4 स्टेप में ये काम करती है। कंडेंसर इज इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉट reservoir of the refrigerant system the gas release heat into the hot reservoir। आपको ये पता होगा कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है फैन के थ्रू, उसके बाद जो है उसमें क्या हुआ द गैस रिलीज इनटू द हॉट रिजर्वायर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वर्क एडेड टू द गैस। एवोपरेटर से उसने हीट उठाई, कंप्रेसर ने जो है कंप्रेस किया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, फिर यही कंडेंसर कॉइल में कंडेंसर कॉइल ने हीट रिजेक्ट कर दिया। हीट रिजेक्ट करने के बाद कैपिलरी में गई, कैपिलरी में जो होगा कैपिलरी वॉल जो है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों जो है डाउन कर देता है। तो ये सब साइकिल होती है। व्हाट इज द वेपर कंप्रेशन साइकिल? तो वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCRS. In this refrigeration undergoes phase change into the one and the refrigerant cycle most widely used in the method of air conditioning and building and automobile में यूज़ करते हैं ये वाली हम साइकिल। तो बेसिकली VCRS जो होती है वो बिल्डिंग और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करा जाता है। वाई इज़ अ कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन के लिए कंप्रेसर क्यों यूज़ करा जाता है? कंप्रेसर इज़ अ heart of the refrigeration system. The compressor does exactly the name says the compressor is the refrigerant. The compressor receives the low pressure gas. लो प्रेशर गैस को ये रिसीव करता है जिसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कन्वर्ट कर देता है ये। तो ये होता है कंप्रेसर का। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वीडियो को अच्छे से देख लें, आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। थैंक यू।